मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीए पार्ट प्रथम के इतिहास विषय में राजस्थान के इतिहास के प्रश्न पत्र के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्ववर्ती वीडियो में बताया गया था, परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्देश थे उनके संदर्भ में चर्चा की गई थी। राजस्थान इतिहास की जो विषय वस्तु थी उसके संदर्भ में चर्चा हुई थी। प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, इतिहास के जो स्रोत थे, राजपूतों की जो उत्पत्ति थी उनके संदर्भ में चर्चा हुई थी। गुजर प्रतिहार वंश हो चाहे वह चौहान वंश हो, 1192 ईस्वी राजपूतों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है, क्योंकि 1192 में पृथ्वीराज तृतीय है वह मोहम्मद गोरी से पराजित हो जाता है। और फिर चौहान वंश का जो उसकी जो शक्तिशाली शाखा थी सांबर अजमेर वाली, वह एक तरह से यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दिल्ली और अजमेर के ऊपर मुसलमानों का अधिकार हो गया और चौहानों की जो शाखाएं थी वे इधर उधर फैल गई। राठ क्षेत्र में पृथ्वीराज की जो वंशज हैं वो यहाँ पर आ गए, उन्होंने अपनी सत्ता की स्थापना की। इसी प्रकार चौहानों की जो शाखाएं हैं वह रणथंभौर में स्थापित हुई। नाडोल, जालोर, हाड़ौती, इन स्थानों पे भी चौहानों की शाखाएं स्थापित हुई। लेकिन वो जो शाखाएं थी उन शाखाओं का जो महत्व है वह दिल्लीपति सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे हम देखते हैं कि राजस्थान में जो गुहिल वंश है, मेवाड़ का जो गुहिल वंश है, उसका महत्व बढ़ता गया। गुहिल वंश के शासकों ने लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत व मुगलों का मुकाबला किया। इसके कारण उनका गौरव है वह राजस्थान में सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। जयत्र सिंह के द्वारा मुकाबला किया जाता है इल्तुतमिश से। रावल रतन सिंह के द्वारा अलाउद्दीन का मुकाबला किया जाता है। अलाउद्दीन के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ था 1303 में, अलाउद्दीन ने जो आक्रमण किया था चित्तौड़ के ऊपर, उस समय रावल रतन सिंह के द्वारा मुकाबला किया जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि अंत में अलाउद्दीन विजयी होता है और चित्तौड़ के ऊपर उसका अधिकार स्थापित हो जाता है। चित्तौड़ से पूर्व उसने रणथंभौर विजय प्राप्त की थी 1301 में। रणथंभौर का शासक जो हमीरदेव चौहान था वह अलाउद्दीन के जो विद्रोही थे मोहम्मद शाह और केहबरू, उसको सौंपने से मना कर दिया था उसने। और अलाउद्दीन है वह विश्व विजय का अभियान रखता था। उसने जो सपना संजोया था, इस सपने को उसने अपने मित्र अलाउल मुल्क की सलाह पर भारत विजय पर ही केंद्रित कर दिया। और जब इस पर केंद्रित कर दिया तो उसने राजपूताना के ऊपर आक्रमण किए। उसने रणथंभौर पर अधिकार किया। उसने 1303 में चित्तौड़ के ऊपर अधिकार किया। उसने सिवाना के ऊपर अधिकार किया। उसने जालोर के ऊपर अधिकार किया। जालोर में कानड़देव चौहान के द्वारा मुकाबला किया जाता है। अलाउद्दीन के द्वारा इन सभी स्थानों पर विजय प्राप्त की गई थी। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को विजय करके उसका नाम खिजराबाद रखा था। इसी प्रकार सिवाना का नाम खैराबाद रखा, जालोर का जलालाबाद रखा, और वहाँ पर अपने प्रतिनिधि हैं वो अलाउद्दीन के द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन की सत्ता कमज़ोर हुई, पुनः राजपूत शक्ति है वह शक्तिशाली होने लग जाती है। मेवाड़ में पुनः मेवाड़ के शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। सिसोदिया जो शाखा थी, उस शाखा के जो शासक हैं, हमीरदेव हो चाहे वह लक्ष्मण सिंह हो चाहे रायमल हो, कुंभा तक आते आते मेवाड़ है वो एक उभरती हुई शक्ति बन जाती है। कुंभा ने अपने चातुर्य, अपने बाहुबल, अपनी सांस्कृतिक उन्नति करके उसने मेवाड़ को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। मेवाड़ का स्वर्णकाल हम देखते हैं
कि कुंभा के शासनकाल को माना जाता है। 1433 से 1468 ईस्वी तक उसके द्वारा मेवाड़ में जो शासन किया जाता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंभा के द्वारा मेवाड़ में अनेक दुर्ग बनवाए गए। कहा जाता है, वीर विनोद में श्यामल दास जी कहते हैं कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं उनमें से अकेले कुंभा के द्वारा 32 दुर्गों का निर्माण है वो करवाया गया था। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण दुर्ग है वह है कुंभलगढ़ का माना जाता है। अचलगढ़ का भी था। मचान, भोमट, बैराट आदि दुर्गों का निर्माण भी कुंभा के द्वारा करवाए जाते हैं। कुंभा ने न केवल ये दुर्ग बनवाए अपितु उसने अपनी जो पड़ोसी रियासतें थी, जो मेवाड़ के ऊपर मुँह बाएं खड़ी हुई थी कि कैसे इसके ऊपर आधिपत्य किया जाए, कुंभा ने न केवल मालवा के सुल्तान से मेवाड़ को बचाया अपितु गुजरात के सुल्तान से भी उसने मेवाड़ को बचाया और मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। कुंभा का जो शासनकाल है उस काल के दौरान सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अनेक विद्वान भी दिखाई देते हैं उसके काल में, चाहे वो मंडन हो, एकलिंग महात्म्य का रचयिता कान्य व्यास हो, चाहे मंडन का पुत्र हो, उसका भाई हो, अनेक विद्वान इस काल में हुए जिन्होंने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना इस काल में की। कुंभा के बाद में यदि हम चर्चा करें जो महत्वपूर्ण जो शासक हुआ महाराणा सांगा, और जो महाराणा सांगा का जो शासनकाल है वो 1508 से हम देखते हैं कि जनवरी 1528 ईस्वी तक रहता है। जब सांगा शासक बना था उस समय उसने जिस रणनीति के बल पे शासन करना शुरू किया था वह महत्वपूर्ण है। अक्सर हम देखते हैं कि राजपूताना के जो शासक हैं वो शासक बनने के बाद दिग्विजय अभियान पर निकलते हैं, पड़ोसी जो राजपूत राज्य हैं उनको अपना शत्रु बनाते हैं, लेकिन सांगा के द्वारा यह कार्य नहीं किया गया। सांगा ने मित्रता के बल पे, अपनी शक्ति के बल पे उन शासकों को अपने नेतृत्व में एकत्र करने के लिए उसने तैयार कर लिया। यह सांगा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और सांगा के झंडे के नीचे लगभग सभी राजपूताना के जो शासक थे वो सभी एकत्रित हो जाते हैं।